बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की इस लाइव ट्रांसमिशन में आपके सामने जो पहली खबर हम रखेंगे वो है जो अफसोसनाक एक हमला किया दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज के एक दस्ते पर, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 टोटल उसमें शहादतें हुई। और उस शहादतों के अंदर आपको पता है कि ये वज़ीरिस्तान के इलाके में, ये शमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ये हमला हुआ था, और जिसमें दहशतगर्दों ने हमला करके लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को और उनके साथ उनके साथियों को शहीद किया था। अब एक वीडियो सामने आई है जो आपके सामने रखते हैं। और वीडियो तो अमूमी तौर पर सामने आती ही है, लाइक के ऐसे जो मामलात होते हैं उनकी कोई ना कोई फुटेज, कोई ना कोई वीडियो सामने आई जाती है। लेकिन ये इसलिए बहुत ही अफसोसनाक बात है जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अब दहशतगर्दों की तरफ से जारी की गई है, जिसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ ये हमला किया, बहुत ही प्लानिंग के साथ उन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया, और बहुत ही प्लानिंग के साथ उन्होंने बड़े, आप ये कहें कि उनको पूरे का पूरा, या तो पूरी सपोर्ट मौजूद थी दूसरे दूसरे दहशतगर्दों से, नेटवर्क से, पूरी की पूरी उनके पास मुखबरी मौजूद थी। उनको ये पता था उन पर कोई जवाबी हमला शायद नहीं होना, इसलिए पूरे तहम्मुल के साथ वो साथ वीडियो बना रहे थे। अब पाकिस्तान के लिए सोचने का मौका है कि वो इलाका जहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो चुका था, जहाँ पर दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया गया था, उन इलाकों में नॉर्मलसी आ गई थी, और ये कोई ऐसे नहीं आई थी। इस इलाके के लोगों की भी बड़ी उसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानी थी। आपको याद होगा कि कैसे हज़ारों लाखों की तादाद में ख़ानदानों के ख़ानदान वहाँ से उजड़ के दूसरे इलाकों में गए, और उसके बाद वापस जब वो अपने इलाकों के अंदर तशरीफ़ लेकर गए, तो ज़ाहिर है उनके लिए वहाँ पर दोबारा से आबाद होना उतना आसान काम नहीं था। अब ये जो सारा सिनारियो है, इसमें सबसे बड़ी जो हमारे लिए, मैं यही कहूँगा कि जो सबसे बड़ी हमारे लिए परेशानी है वो यही है कि एक जंग जो पाकिस्तान जीत चुका था, उस जंग में हमने अपनी नाअहलियों की वजह से अपने आप को दोबारा गिरा लिया है, दोबारा शामिल कर लिया है। और उसके लिए आपके लिए और हमारे लिए सोचने की बात यह है कि ऐन उस वक्त जब हमारा मकसद, हमारा पर्पज़ इस तमाम जो दहशतगर्दी की जंग थी, या मुल्क के इर्द गिर्द जो हालात बने हुए थे, पिछले ही दिनों हमने आपको बताया था, रिपोर्ट भी किया था, पूरे पाकिस्तान को पता है कि किस तरीके से गार्डियन ने स्टोरी शाया की थी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर 20 अफराद को शहीद कर दिया था, जाँ भाग कर दिया था। और ये स्टोरी गार्डियन की इंडिपेंडेंट थी। और उसके बाद हिंदुस्तानी जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर उनके, उन्होंने कहा था कि हाँ, हमने घुस के मारा है और आइंदा भी मारेंगे। और उनके इस बयान के बाद 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उन्होंने फिर एक तांबा नामी शख्सियत, जो सरबजीत सिंह के कत्ल के साथ जिसे हिंदुस्तान मुंसलिक करता था, उसको लाहौर के अंदर दिन दिहाड़े उसके घर के अंदर, मतलब पाकिस्तान के अंदर तो है ही है, लेकिन उसके असल में घर के अंदर, मतलब वो किसी बाजार में या बाहर नहीं फिर रहा था कि उसको वहां पर चले निशाना बना लिया, उसके घर के अंदर घुसकर उसको वहां पर जाँ भाग कर दिया गया, गोलियां मारकर। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने उसके घर के अंदर, और ये सब कुछ हुआ जब गार्डियन स्टोरी दे चुका था, जब हिंदुस्तानी होम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी अपनी धमकी दे चुके थे, और उसके 2 से 3 दिन बाद, अब उसके बाद हमें एज अ पाकिस्तानी नेशन आज तक किसी ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि ये जो 20 लोग हैं, इनको जो हिंदुस्तान ने मारा है, ये क्या वाकई मारा है। और जाहिर है गार्डियन ने तो एक एक सबूत दिया कि फलां को फलां जगह से पैसे दिए गए, फलां शख्स को फलां तरीके से ट्रेंड किया गया, फलां सियालकोट के लड़के को बुलाया गया दुबई, उसको वहां पर वादा किया गया कि आपको बिजनेस डेवलप करके देंगे, उसको कुछ पैसे दिए गए, उसने वापस जाके फलां शख्सियत को मस्जिद में निकलते हुए शहीद कर दिया। अब एक एक सबूत, एक एक बात गार्डियन ने पब्लिश की थी। लेकिन पाकिस्तान में देखें कि आज के दिन तक किसी एक शख्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, किसी को नहीं बताया गया कि ये हमारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो एक तो ये साइड देख लीजिए। और चलें, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई यही पता चले कि किसी को मुअत्तल किया गया, किसी की तंबीह की गई, किसी को टर्मिनेट किया गया। जाहिर इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविलियन से लेके उसमें स्पेशल जो हमारी पुलिस होती है, उसका भी ये काम है, सिर्फ इसका हमारी आईएसआई और एमआई का काम नहीं है, स्पेशल पुलिस का काम है।
ऑन टॉप ऑफ दैट आईबी का काम है, ऑन टॉप ऑफ दैट और भी सिविलियन एजेंसीज हैं, और उसके साथ आईएसआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है। इन सब को स्पेशली जब उन्होंने ये धमकी दे दी थी कि आइंदा भी मारेंगे, तो क्या जितने भी ऐसे टारगेट जो इनको लगता था कि ये हिंदुस्तान के टारगेट पे लोग हो सकते हैं, उनको क्या महफूज बनाना हमारा काम नहीं था? अगर हमने नहीं बनाया तो फिर क्या कुछ हेड्स रोल करने चाहिए थे कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमेशा जब भी कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन वाला वाकया हो एबटाबाद में या कोई भी, उसके बाद किसी बंदे को घर नहीं भेजा जाता, किसी बंदे की सरजनिश नहीं होती, भले एपीएस वाला मामला हो। किसी की तो गलती होगी ना, चले फौज की साइड पे नहीं होगी तो सिविलियन साइड पे होगी, किसी की गलती तो होगी ना। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि किसी की गलती के बगैर इतने बड़े बड़े साने होते हैं। लेकिन क्या आज के दिन तक किसी एक शख्स को सजा मिली है? नहीं। और अगर मिली है तो कम से कम फिर हमें नहीं बताया गया, अवाम को नहीं बताया गया, जो कि उनका हक है। अब ये जो सपूत, ये जो हमारे 6 सपूत, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और उनके साथ 5 जवान शहीद हुए, ये हमारी माओ के बेटे हैं, हमारे भाई हैं। इनका जाहिर है, इनमें से एक तो मेरे अपने इलाके के हैं, रंधावा साहब जो कर्नल साहब हैं, और ये हमारे अपने भाई हैं, हमारा अपना खून है। तो आप बताइए कि ये जो हम खून बहा रहे हैं, ये जो जो भी पॉलिसीज अभी हम कर रहे हैं, जो भी हालात हम अपने मुल्क में बना रहे हैं, तो क्या लोग इस पर सवाल पूछने के हक बजानिब नहीं है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? और उसके साथ साथ अगर हम देखें जो हमारी इस वक्त की प्रायोरिटीज़ हैं, जिस तरीके से हम सियासत के अंदर मडल कर रहे हैं, जिस तरह से हमने अपनी एजेंसीज़ को, तमाम की तमाम प्रीमियर एजेंसीज़ को एमएनएज उठाने, छोड़ने, उनकी वफादारियां तब्दील कराने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने, इमरान खान के ऊपर नज़र रखने, उसके तमाम पार्टी मेंबर्स पर नज़र रखने, जजेस के ऊपर नज़र रखने, उनके जजेस को जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज करके, जज अब्बास वाला जिक्र है, 6 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके सामने है। ये सारी हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ जो दुश्मन है हमारा, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है वो आप देख सकते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। हमें ये बताया गया कि ये जो एससीओ हो रही है ना, शंघाई तावन तंजीम, ये पाकिस्तान के वकार का मसला है। तो अगर आप इन दिनों में, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल इसके अंदर लोग आएंगे, डिफरेंट मुल्कों की डिग्नेटरीज आएंगी, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये तमाम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान का वकार मुतासर होगा। तो पाकिस्तान के वकार के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और हो, वो इस्लामाबाद में कोई मुजाहरा ना करे, ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आए होंगे, तो क्या पाकिस्तान का इमेज जाएगा, ये मंजन बेचा जाता है। अब दूसरी तरफ गौर कीजिए, एन इन दिनों में जानबूझकर इमरान खान के साथ तमाम राब्ते तोड़े गए हैं। इमरान खान तक ना उनके खानदान की रसाई है, ना डॉक्टर्स की रसाई है। कोई बड़े बड़े तज्जियाकार कह रहे हैं कि शायद उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जाया जा चुका है या जाया जा रहा है। कोई अंदर से जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं कि उनके कान में शदीद दर्द थी, इन्फेक्शन थी, जिससे बुखार हो गया, तबीयत बहुत ख़राब है। डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं, और पूरा पाकिस्तान जो इमरान खान से लाजवाल किस्म की मोहब्बत करता है, वो परेशान है। वो लीडरशिप पे भी तनकीद कर रहा है कि आप लोग निकल नहीं रहे, आप लोगों को निकलना चाहिए, आप निकले, क्योंकि वो परेशान है इमरान खान की ज़िंदगी को लेकर। वो जाहिर है बुरा भला कह रहे हैं लीडरशिप को भी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान के ये तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं सारे काम के। ऑन टॉप ऑफ दैट सलमान अकरम राजा और इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं वो लेकर जाती हैं एक पटिशन, और आमिर फारूक साहब उस पटिशन को रद्द कर देते हैं बजाय इसके की इजाज़त देने की। अब ये तमाम हालात पैदा किए गए हैं ताकि एससीओ के दरमियान कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हो, ताकि फिर कहें कि ये देखें मुल्की वकार जो है वो ख़राब किया जा रहा है। तो अब मुल्की वकार उन्होंने ख़राब करना है जिन्होंने अदालतें बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। ये उनका काम है मुल्की वकार के ऊपर बात करने का, या मुल्की वकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही सिर्फ ज़िम्मा है, जिनके लीडर के साथ आपने बातचीत भी बंद कर दी? तो इसका मतलब है कि मुल्की वकार के साथ तो कोई और खेल रहा है। अब ज़रा आगे चलिए, ये जो फुटेज हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, ये जो हमारे अफवाज के ऊपर हमला हुआ था, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एन एससीओ के टाइम के ऊपर वो रिलीज़ कर रहे हैं, ये भी वो कोई पैगाम दे रहे हैं। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूं मैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने कि ये 4 दिन छोड़ दें जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के साथ कर रहे हैं, फोकस करें, क्योंकि लग रहा है कि एससीओ के ऊपर, अब ये लग रहा है, मेरे पास को अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जो वो कर रहे हैं, जैसे पहले इंटीरियर मिनिस्टर ने हिंदुस्तान के ने किया, अब जैसे वो एससीओ के ऊपर आपकी वीडियो जारी कर रहे हैं, तो खुदा न खास्ता वो और कोई दहशतगर्दी के टारगेट उन्होंने ना किए और इन दिनों में अचीव ना करें, तो खुदा का वास्ता है अपनी जो तवज्जो है वो उस काम पे करें जो आपका असल में है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये देखिए आगे। एमएनए हाजी इम्तियाज, इनको पकड़ने के लिए
ان کے بھائی چودھری اعجاز، وہ پہلے خود بھی سیاست میں تھے، بڑے یہ معروف سیاستدان ہیں دونوں بھائی، بہت ہی بہترین سیاست کرتے ہیں منڈی بہت دن سے، مطلب کہ عوامی قسم کی سیاست کرتے ہیں۔ پہلے بھی حاجی امتیاز کو اٹھایا گیا تھا، یاد کیجئے، بڑے دن، کبھی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں، کبھی کسی اور چیز میں رکھ کر پھر چھوڑ دیا گیا۔ اب حاجی امتیاز صاحب کے جو بھائی ہیں چودھری اعجاز، ان کے گھر پر اسلام آباد کے اندر، جی ہاں کہیں اور نہیں، اسلام آباد کے اندر ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، لا انفورسمنٹ کی طرف سے، اور وہاں پر ملازمین کو مارا پیٹا گیا۔ یہ F7 کے اندر غالباً گھر ہے، اور جہاں SCO ہونی ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پھر سوشل میڈیا پہ وہ ساری تصاویر آئیں تشدد کی، اور تمام تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آئیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حاجی امتیاز صاحب ہیں، ان کو، حاجی امتیاز صاحب کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی امتیاز صاحب کو صرف اور صرف پروڈیوس کرنے کے لیے کہ وہ قابو آ جائیں، اور کسی طریقے سے وہ ہمارے قابو آئیں اور ہم ان سے زبردستی ووٹ لے لیں، اس کام کے لیے اب F7 میں ان کے گھر پر حملہ کیا اور ملازمین پر تشدد کیا۔ اور اب جب یہ فوٹیج، تصاویر جو ہیں وہ انٹرنیشنل لوگوں کے سامنے جائیں گی، تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کا وقار نیچے ہوگا؟ یہ جو F7 میں آپ نے حملہ کیا ہے، یہ جو توڑ پھوڑ کی ہے، وہاں پر آپ MNAs کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر تشدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بتائیے کیا ملکی وقار اس سے اوپر ہوگا؟ آگے چلتے ہیں۔ اب کانسٹیبل جو ہیں عبد الحمید، جن کی ہلاکت ہوئی تھی، آپ کو پتا ہے، جو جاں بحق ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے کی ویڈیو آ گئی تھی، اور وہ نیچرل ویڈیو تھی جو کسی نے ریکارڈ کی تھی، جو ان سے پرسہ کرنے گیا تھا، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ابو ایکسپوز ہوئے ٹیئر گیس شیلنگ کے ساتھ، جس سے ان کا بلڈ پریشر بڑھا اور پھر ہارٹ اٹیک سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کو پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کے لیے آج جب ان کی وہ ویڈیو آ گئی، پہلے تو پروپیگنڈا کیا، آپ کو یاد ہوگا آئی جی نے سب وہ جھوٹ بولا، اور جب وہ جھوٹ پکڑا گیا تو آج ان کے بیٹوں کو دوبارہ کسی دفتر میں لا کے بٹھایا گیا، اور وہاں پر ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں ساتھ ان کے والد کی تصویر رکھی گئی ہے، مکمل آرکیسٹریٹ طریقے سے۔ ان بچوں نے، بیچاروں نے کہا ہے کہ ہمارے والد جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، ان کے جسم پر تشدد کے نشان تھے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں نے کیا۔ یہ بھی ملکی وقار زیادہ ہو رہا ہے میرا خیال، یہ بھی اسلام آباد کے اندر ہی آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ بھی ملکی وقار میں ہی آپ اضافہ کر رہے ہیں، کچھ اور تو نہیں آپ کر رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ MNA مبین عارف جٹ، ان کی فیکٹری پر دھاوا بول دیا گیا ہے، اور دھاوا جو بولا گیا ہے، مبین عارف جٹ صاحب یہ گجرانوالہ سے ہیں، انہوں نے خرم دستگیر صاحب کو ہرایا ہوا ہے، اور ان کی فیکٹری پر دھاوا بولا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ ان سے بھی ہر صورت جو ہے وہ ووٹ چاہیے، ترامیم، شیطانی ترامیم جو ہے وہ پاس کروانے کے لیے۔ تو این اس وقت جب SCO ہو رہا ہے، یہ اس طریقے سے ملکی وقار کو اوپر لے کے جانے کے لیے ہماری اپنی حکومت یہ کام کر رہی ہے۔ آپ صرف جمع خاطر رکھیے، آپ کے سامنے صرف میں نے یہ تفصیل رکھی ہے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے عظمہ بخاری صاحبہ نے ابھی چند ہی دن پہلے یہ بیان دیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، ان کو اغوا کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ انہوں نے بیان دیا، یہی بیان انہوں نے وڑائچ صاحب کے بارے میں دیا، جو رحیم یار خان سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA ہیں، جاوید وڑائچ۔ یہی بیان انہوں نے امتیاز صاحب کے بارے میں، یہی ان سب کے بارے میں، کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہی MNAs کو اغوا کر لیا ہے۔ اور آج خبر یہ آئی ہے کہ سیف اللہ ابڑو صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ سینیٹر ہیں، ظاہر ہے انہیں اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمام سینیٹر سے، تمام MNA سے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ریکویسٹ کی ہے، انہیں سہولت فراہم کی ہے، ان کے خاندانوں کو سہولت فراہم کی ہے کہ وہ KP میں رہیں، ان کو اغوا کر کے، گرفتار کر کے، یہ ان سے زبردستی ووٹ نہ لیں۔ لیکن ظاہر ہے جنہوں نے پھر نہیں ماننا، انہوں نے نہیں ماننا، اغوا تو کر کے رکھا نہیں جا سکتا۔ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ پھر معاملات اصل میں کیا ہیں۔ تو بہرحال ابڑو صاحب اب گرفتار ہو گئے ہیں اسلام آباد سے۔ تو اب ان سے پوچھے کہ کس نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے۔ یہ تو الزام لگا رہی تھی کہ ان کو اغوا کیا ہوا ہے، تو اب گرفتار کس نے کیا ہے؟ مقصد صرف ان شیطانی ترامیم کے لیے ووٹ لینا، اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اور اب جب ایک سینیٹر کو گرفتار کیا جائے گا اسلام آباد سے، تو کیا یہ SCO کا وقار، SCO کے درمیان پاکستان کا وقار بلند کیا جا رہا ہے یا وقار کو کم کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال بھی آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے۔ میرے خیال سے تو یہ وقار جو ہے اس میں کمی کی جا رہی ہے، زیادہ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ان سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا بے شرمی ہے، یہ سب کچھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ جو PTM کا جرگہ ہے اس کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ PTM کا جرگہ ہو رہا ہے، اور ایک
जम गफ़ीर है वहाँ पर अवाम का, इसमें कोई शक नहीं। ख़ैमे लगे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दबाकर वहाँ नारे हो रहे हैं, और ऐसे नारे भी होंगे ज़ाहिर है जिससे पाकिस्तानियों को, दूसरे इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों को तशवीश भी होगी, और उनको भी तशवीश है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके अफराद को भी जाँ भाग किया गया चंद दिन पहले पुलिस की तरफ से फायरिंग करके। फिर ऐसी ऐसी तस्वीर वहाँ से आई हैं कि जो देख के बंदा परेशान हो जाता है। मतलब कि एक ऐसी तस्वीर है जहां पर इस जिरगे की जो मुंतजमीन है, जो इनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, प्राइवेट शहरी हैं, वो पुलिस वालों की तलाशी ले रहे हैं जब पुलिस वाले इस जिरगे में शामिल हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन? पुलिस वाले यूनिफॉर्म में हैं, उनकी तलाशी ले रहे हैं सिविल कपड़ों में जिरगे के जो मुंतजमीन है। ये ट्रस्ट का लेवल है, और पुलिस वाले भी वही पुलिस वाले जिन्होंने फायरिंग करके अभी 3 लोगों को यहां जाँ भाग किया था, वही पुलिस वाले हाथ ऊपर करके बड़े आराम से बंदे के पुत्र बन के तलाशी दे रहे हैं। वो तस्वीर भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जो खैमा बस्ती है वहां पर, और एक बहुत लंबा चौड़ा वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, ये भी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मामला है। और इसको एक तो मैं ये जाहिर है रिपोर्ट करूंगा कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और बड़ी तादाद में वहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ, एक आपको वाज़े तौर पर पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है, मैं फ़ौज का लफ्ज़ जानबूझकर एहतियात की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, कि उनके खिलाफ बहुत शदीद वहाँ नारेबाजी हो रही है, वहाँ पर शदीद नफ़रत का इज़हार हो रहा है। लेकिन अब बारीक बात आपके समझने की है कि 2-3 दिन पहले तो इन्हें कालादम करार दिया गया था। पता भी था कि इन्होंने क्या बातचीत करनी, ये भी आपको इल्म था। अब वो बातचीत हो भी रही है। तो मैं दोबारा आपके पास ये सवाल छोड़ के जाऊँगा कि कहीं ये सब कुछ हमारी आँख का धोखा तो नहीं, कहीं ये इमरान खान साहब की ताकत केपी में ख़त्म करने के लिए एक नए मामले को खड़ा तो नहीं किया जा रहा है, जैसे याद कीजिए कराची के अंदर किया गया था। क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान में, जो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रहा होता है, तो यकीन कीजिए उसके पीछे चौधरी होता है। वो भले वुकला की तहरीक हो 2008 की, जब हमारे नेशनल कैरेक्टर से हटकर कुछ हो रहा होता है, कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन हो रहा होता है, कुछ अपने कद से बड़ा हो रहा होता है, कुछ अचानक हो रहा होता है, तो हम पाकिस्तानी बड़े खुश हो जाते हैं कि ये कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है। और अक्सर अब जो पठान दोस्त हैं वो मुझे पंजाबी समझ के वो सोचेंगे कि ये शख्स अपनी जो लसानी इसके अंदर नफरत है, इसलिए पश्तून जिरगे के बारे में ये शक शुबा क्रिएट कर रहा है। तो क्योंकि वो जाहिर है पठानों को बहुत सारे गिले हैं, और जायज़ गिले हैं, उनके साथ बहुत सारी ज़्यादती हुई हुई है इस सारी जो टेररिज्म की वॉर है, तो वो हक बजानिब है मेरी इस बात के ऊपर इस तरह सोचने के। वो इसको इस एंगल से सोचेंगे, मैं इसको किसी और एंगल से देख रहा हूं। मैं लसानी नफरत से नहीं देख रहा। मैं तो इसे जो कुछ पंजाब के अंदर सिपा साहबा, लश्कर जंगवी और दूसरे जो शिया तंजीमें थीं, और वो सब कुछ जैसे खड़ा किया गया पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसके अंदर तहरीक लब्बैक, उसके बाद उससे पहले कराची के अंदर जो भी कुछ आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है, जब आप उसे खंगाल के देखते हैं तो पीछे चौधरी होता है। तो अब जब मैं ये देखता हूं, जब मैं पंजाब के बारे में ये कहूंगा तो तब आपको मैं लसानियत नहीं लगता, लेकिन कब पख्तूनख्वा में कोई चीज कहूंगा तो आप फिर उसे देखते हैं, तो आप थोड़ी सी भी, आप भी थोड़ा सा फराग दिल हो, दिल खुला करें। मैं सिर्फ तज्जिया कर रहा हूं कि ये जो कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे चौधरी है, ये कोई और वजह नहीं है। ये इमरान खान को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए, वहां पर भले कौमी सलामती दाव पे लगती है कि लगे, अपने पाव गोश के लिए पाकिस्तान का पूरा ऊंट ज़िबा होता है तो हो, इनको इससे कोई परवाह नहीं। मेरे ख्याल में ये एक और खतरनाक और गंदा खेल ये पख्तूनख्वा में खेल रहे हैं। ये मेरा तज्जिया है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन ये मुझे बिटवीन द लाइंस यही पढ़ने को मिल रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शंघाई तंजीम का जो इजलास है उस पर पीटीआई की मुल्क दुश्मनी का सबूत है। जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने वो एक एहतजाज कर सकते हैं, और हम इसे हर सूरत रोकेंगे, ये मुमकिन नहीं है कि ये कर सकें। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है ख्वाजा साहब का। ख्वाजा साहब से कोई पूछे कि जो आप करतूत कर रहे हैं वो क्या मुल्क के ऐन मुताबिक है? जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या वो मुल्की वकार के मुताबिक है? आप लोग ये सब कुछ जो मैंने गिनवाया वो आप कर रहे हैं, आपको मुल्की वकार की फिक्र नहीं है। पीटीआई सिर्फ अपने लीडर की वेलबींग पता करने के लिए और उन तक डॉक्टर की एक्सेस के लिए अगर एहतजाज कर रही है, और आप एमएनएस के घरों पर इस्लामाबाद में छापे मार रहे हैं, सेनेटर अगवा कर रहे हैं, वो मुल्की वकार नहीं है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से झूठे हैं, और ऊपर से बेशरम भी हैं, और इनको शर्म कोई नहीं है कि इन्होंने झूठ कितना बोलना है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, और वो खबर है केपी से। केपी पुलिस ने बगावत कर दी है जी, लिटरली। जी हाँ, उनकी जो टॉप लीडरशिप है केपी पुलिस की, उन्होंने बगावत कर दी है। और बगावत उन्होंने ये की है
کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 2017 کا پولیس ایکٹ تھا جس میں آئی جی کو تمام اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں ان کو آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے وہ ڈی پی اوز وغیرہ کے تبادلے وہ کریں گے، اور یہ اختیار چیف منسٹر کے پاس نہیں تھا. اور یہ ریفارمز پاکستان تحریک انصاف نے کی تھیں سیاست سے پولیس کو الگ کرنے کے لیے، تاکہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کرے. لیکن حال ہی میں جو سب کچھ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے چودھری صاحب اوپر سے تمام کام کرواتے ہیں اور پولیس آئی جی کو کہتے ہیں اور آئی جی اس طرح کے ٹرانسفرز کرتا ہے اور آئی جی کے پاس سارے اختیارات ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے وہاں پر کیبنٹ نے یہ ریفارمز کو واپس کیا اور پولیس سے یہ اختیارات لے کر واپس چیف منسٹر کو دیا. اب چیف منسٹر کو جب یہ اختیارات ملے، اور آپ کو وجوہات بتائیں کہ کیوں دیے گئے، کیونکہ پولیس چودھری کے ساتھ مل کے ہر کام وہ کر رہی ہے جو تحریک انصاف کے جو مشن ہے، عمران خان کا جو نظریہ اس کے خلاف ہے، تو مجبوری میں یہ واپس دیے گئے اختیارات. اب پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم ان ترامیم کو ماننے سے انکار ہے، مطلب کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ جو بھی یہ ترامیم کر رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، جو پہلے کابینہ نے پاس کیا پھر اب اسمبلی میں آئے گا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور اگر یہ غور کیجئے، اگر یہ اسمبلی نے خیبر پختونخوا نے ان ترامیم کو پاس کیا جو ہو رہی ہیں، تو ہم لمبی چھٹی پر چلے جائیں گے، مطلب ہڑتال کر دیں گے. مطلب پولیس صوبہ خیبر پختونخوا میں کام نہیں کرے گی. دوسرے لفظوں میں پولیس نے بغاوت کر دی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف. یہ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی سب کچھ چودھری صاحب ہی کروا رہے ہیں پیچھے سے. آئی جی کی کیا جرت ہے، اس کو اس سے کیا لینا دینا کہ اختیارات اس کے پاس ہیں یا چیف منسٹر. پہلے بھی کون سا اس کے پاس ہے، پہلے وہ چودھری کے کہنے پر سارے تبادلے کرتا ہے، اب وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے کہنے پہ اس کو اگر کرنے پڑیں گے یا وہ خود کر لیں گے. تو یہ بھی سب کچھ پیچھے سے چودھری کروا رہا ہے کہ چھٹی پہ چلے جاؤ، بغاوت کر دو. تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک طرف پشتون جرگہ، دوسری طرف پولیس سے بغاوت. اب اس سے زیادہ ملک کی سلامتی کے ساتھ آپ کوئی کیا کھیلے گا؟ اس سے زیادہ تو نہیں کھیل سکتا کوئی. لیکن میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں مذہب، ملک کی سلامتی، سب کچھ بیچا جاتا ہے اپنے ذاتی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. اس کو پورا کرنے کے لیے ملک کی ہر چیز داؤ پر لگا دی جاتی ہے. تو آپ نے خود نظریں کھول کے، آپ بہت ذہین ہیں، آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے اور کون کروا رہا ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، آفٹر شاکس کیا ہوں گے. یہ ملک کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں، ملک کو شدید نقصان دیا جا رہا ہے. اور آپ سوچئے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم کسی صورت نہیں مانیں گے اگر جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے یہ ریفارمز کر دیں، تو ہم کسی صورت ان ریفارمز کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے. یہ اب پولیس نے یہ بغاوت کرنے کا اعلان کیا. خبریں اور بھی ہیں لیکن پھر وقت لمبا ہو گیا ہے. انشاءاللہ صبح کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ہمارا ریگولر ویلاگ ہوتا ہے. اس ٹائم ہم نے سوچا آپ کے سامنے یہ لائیو ٹرانسمیشن رکھیں کیونکہ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اور یہ ابڑو صاحب کی خبر آئی تھی ابھی حال ہی میں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.